आचार्य सुश्रुत ने मर्मों का भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण को भिन्न भिन्न तरीके से करने का भी कुछ उद्देश्य है। उससे मर्मों को समझने में स्पष्टता होती है और कुछ उसका कारण दिखता है कि क्यों 107 मर्मों का इस तरह से वर्गीकरण किया। देखिए, वर्गीकरण क्या है? एक तो है 107 मर्मों को स्थान के अनुसार शरीर में मर्म कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ मर्म शक्ति में है, मतलब एक्सट्रीमिटीज में, जैसे 11-11 चारों एक्सट्रीमिटीज में 11-11-11 मर्म हैं। और कुछ मर्म जो है ये चेस्ट के आसपास हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 12 मर्म हैं। और कुछ मर्मों के जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो पृष्ठ में हैं, तो 14 मर्म पृष्ठ में हैं और ऊर्ध्वजत्रु में 37 मर्म हैं। इस तरह से टोटल 107 मर्म हो जाते हैं। तो मर्मों का स्थान याद रखने के लिए, जैसे जानु मर्म कहाँ है? जानु में है, स्पष्ट है। लेकिन कूर्च मर्म कहाँ है? कूर्च मर्म पैर में भी है, हाथ में भी है। कूर्च शिर मर्म पैर में भी है, हाथ में भी है। अब जैसे जानु मर्म जानु में है, उसी तरह से उसी का हाथ में वो उसका नाम कुछ अलग हो जाता है, वो कूर्पर मर्म हो जाता है हाथ में। तो लेकिन उद्देश्य दोनों का सेम है, दोनों ही वैकल्पिक मर्म हैं, दोनों ही संधि मर्म हैं। तो इस तरह से एक तो हो गया स्थान के अनुसार वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है मर्मों के फिजिकल मैट्रिक्स ऑफ मर्मास। मर्मास रिलेटेड विद फिजिकल मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिकल मैट्रिक्स। जैसे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये मर्मों का प्रकार है। अब ये प्रकार क्यों दिया? मांस मर्म ठीक है, मांस की जगह में होगा जहां पर मांसल स्थान है। संधि मर्म वहां होगा जहां संधि है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ छिपा हुआ है। आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, जब वो मांस मर्म कह रहे हैं तो पहले के चैप्टर्स में उन्होंने मांस मर्म का लक्षण दिया है। स्पर्शम न जानाति विपांडु वर्णो, यानी कि मांस मर्म क्या है? देखिए, उसमें वेजोवेगल शॉक से रिलेटेड मांस मर्म हैं। केवल वो मांसल हैं ऐसा ही नहीं है। जैसे गुद मर्म है, अगर उसमें प्रोसेस करते समय जो है कुछ अधिक इरिटेशन हो गया या मैनिपुलेशन अधिक हो गया तो वो मर्म प्रभावित हो जाएगा और वेजोवेगल शॉक में पेशेंट जा सकता है। तभी कह रहे हैं ना, स्पर्शम ना जानाति विपांडु वर्णो। और उसके अलावा उसका चेहरा पेल एंड डस्टी हो जाएगा। तो और कौन सा मर्म है? मांस मर्म। देखिए, तल हृदय मर्म मांस मर्म है। ये कार्डियक पेन से रिलेटेड मर्म है, तल हृदय मर्म। तो उसमें भी यही है, स्पर्शम ना जानते, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। स्पर्शम ना जानाति मतलब क्या है? अनकॉन्शियस हो जाना। वेजोवेगल शॉक गुदमर्म में हो रहा है, इसमें कार्डियक पेन की वजह से स्पर्शम ना जानाति, अनकॉन्शियसनेस हो रही है। और साथ में विपांडु वर्णो, कलर बिकम्स पेल एंड डस्टी, फीका हो जाएगा शरीर। तो ये मांस मर्म का उसको क्लासिफाइड करने का ये उसके पीछे उद्देश्य है। इसी तरह से शिरा मर्म है। शिरा मर्म अत्यधिक रक्त प्रवाहन वाले मर्म है, जैसे शिंगाटक मर्म शिरा मर्म है, उर्वी मर्म शिरा मर्म है, नाभि मर्म शिरा मर्म है, हृदय मर्म शिरा मर्म है। तो ये ब्लड के फ्लो से रिलेटेड मर्मा है। इसी तरह से स्नायु मर्म है। देखिए, स्नायु मर्म में एक उसका कार्डिनल सिम्टम आचार्य ने बता रखा है कि चिराद व्रणो रोहति, यानी कि देर में रोग ठीक होगा। ये कहने का क्या उद्देश्य रहा? चिराद व्रणो रोहति, कि जब हम रोगी को
ट्रीटमेंट करने के लिए, उसकी चिकित्सा करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने समझ लेना है कि ये समय लगेगा इसमें। तो रोगी पूछता है कि साहब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो उसको ऐसा नहीं बोलना है कि तुम्हें एकदम से ठीक कर देंगे, नहीं, स्पष्ट बताइए टाइम लगेगा। वो अलग बात है, अगर वो शीघ्रता से जल्दी ठीक हो गया तो ये और अच्छी बात है, लेकिन चिराद व्रणो रोहति आचार्य ने कह रखा है। और स्नायु मर्म में कॉब्जियम काइफोस्ट होगा शरीर, शरीर अवयवसाद और क्रिया स्वशक्ति तुमुला रुजश, रुजा भी होगा। तो स्नायु मर्म में रुजा भी होगा। जैसे स्नायु मर्म का उदाहरण क्या है? जैसे अंश मर्म है, क्षिप्र मर्म है, आणी मर्म है। तो ये टेंडन्स जहां पर हैं या जहां पर नर्व्स हैं, स्नायु का मतलब क्या है? नर्व्स, टेंडन्स और ब्रेन से रिलेटेड जहां पर सप्लाई जा रही है, तो वो सब स्नायु मर्म में आ जाता है। तो चिराद व्रणो रोहति ये बिल्कुल स्पष्ट है, याद रखना है। और इसी तरह से अब आता है एक क्लासिफिकेशन अस्थि मर्म। अस्थि मर्म में क्या है? घोरा रुजो, घोरा रुजो यस्य निशा दिनेशु, रुजा हो रही है, क्षयथु शोथ हो रहा है, रुजा हो रही है, घोरा रुजो। तो ये अस्थि मर्म का प्रकार है। सर्वास्व अवस्थासु न शांति रस्ती, शांति मिली नहीं रही है। अस्थि मर्म जब व्याघात हो जाता है, जैसे कटिक तरुण मर्म है, देखिए कटिक तरुण मर्म पृष्ठ में है और क्या लिखा है? पृष्ठवंश मुभयतः, पृष्ठवंश के दोनों ओर कटिक तरुण मर्म है। यानी कि जो सैक्रल रीजन है पृष्ठवंश के उभयत है, तो वही हुआ, यानी कि बिल्कुल उससे लगा हुआ, दोनों ओर पृष्ठवंश शब्द आया है, तो वो भी हमारा अस्थि मर्म है। और घोरा रुजो, देखिए शैटिका के पेन में, ये गृध्रसी के पेन में बड़ा काम आने वाला मर्म है। वहीं पर लंबोसैक्रल एरिया में अग्निकर्म किया जाता है और वहीं पर हम अपनी मर्म चिकित्सा की अन्य विधियां भी करेंगे और वहीं पर न्यूरोसर्जन ऑपरेट करता है। तो ये वही जगह है लंबोसैक्रल एरिया। तो ये अस्थि मर्म में कटिक तरुण मर्म है, नितंब मर्म है, अंशफलक मर्म है, ये अस्थि मर्म है। इसी तरह से संधि मर्म स्पष्ट है, संधियों में होगा, जैसे कुरपर संधि है, मणिबंध है, जानु मर्म है। तो ये जानु मर्म, कुरपर मर्म, मणिबंध मर्म, सीमंत मर्म, अधिपति मर्म, ये अस्थि मर्म है, सॉरी संधि मर्म है। तो संधि मर्म का भी लक्षण सीवियर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, शोफ, रुजा, ये सब इसके लक्षणों में आता है। अब एक और क्लासिफिकेशन का टाइप है मर्मास अकॉर्डिंग टू देयर फैटेलिटी एंड पेन सिंड्रोम। क्या है वो? सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर मर्म, विशल्यग्न मर्म, वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। तो इसको भी कहने का कुछ उद्देश्य है, यानी कि 107 मर्म, देखिए 5 पेजों में, 5-6 पेजों में आचार्य ने पूरी मर्म चिकित्सा, इतना समुद्र जैसा टॉपिक 5 पेज में रखा है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन, हर चीज में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है, यानी कि वो कुछ आचार्य बताना चाह रहे हैं शॉर्ट में, उसको समझना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी एंड पेन सिंड्रोम, सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर मर्म, विशल्यग्न, वैकल्यकर और रुजाकर। तो अब सद्य प्राणहर मर्म क्या है? जैसे अधिपति मर्म, ये सद्य प्राणहर है, बड़ा विशिष्ट मर्म है। अधिपति मर्म है क्या? ये मर्मों का राजा है अधिपति मर्म, सद्य प्राणहर है। उसकी रक्षा भी करनी है और उससे रक्षा करवानी भी है। देखिए मर्म सीधे तौर से देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बस रक्षा इनकी करो, सर्जरी करते समय बचाओ और इनको बचा के रखो, यही उद्देश्य लगता है। लेकिन ये वाइस वर्सा है, यानी कि वो उस उद्देश्य को पूरा करने के काम भी आएगा। उसे उत्प्रेरण करना अगर आप जानते हैं
तो वो अपना कार्य करेगा, तो वो सद्य करेगा काम, इसलिए तो मर्मों का राजा है वो। अगर हम अधिपति मर्म को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उसका भी उत्प्रेरण करते हैं, तो हमें मर्म चिकित्सा में सिद्धहस्तता अच्छी मिलती है। इसी तरह से पेन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, उसमें अगर हम क्षिप्र मर्म को लेते हैं तो हमें लाभ अच्छे मिलेंगे। वो क्षिप्र है, तुरंत कार्य करने वाला मर्म है। इसी तरह से शद्य पर मर्म, शद्य प्राणहार मर्म जो है अधिपति मर्म है, शिंगाटक मर्म, गुद मर्म, हृदय मर्म, बस्ती मर्म, ये सद्य प्राणहर हैं। देखिए गुद मर्म में जब फिशुला इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वेजोवेगल शॉक का ध्यान रखना है, बड़े ध्यानपूर्वक क्षार सूत्र लगाना है। और हम तो क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये सद्य प्राणहर मर्म है, वेजोवेगल शॉक हो सकता है, इसलिए उष्ण क्रिया साथ में रखते हैं। एक गर्म पानी से रिलेटेड कपड़ा जो गुनगुना हो उसको तैयार रखना बेटर है, या सिड्सबाथ जो करवाते हैं वो उसी के लिए है, क्योंकि वो सद्य मर्म है, मांस मर्म है। मांस मर्म का अभी हमने पहले बताया था, स्पर्शम ना जानाति विपांडुवर्णो, है ना। तो यानी कि अनकॉन्शियसनेस से रिलेटेड मर्म है, उस पर अगर आघात हो गया तो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, और उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस को गुद मर्म से ठीक कर सकते हैं, जब उससे रिलेटेड कोई हम प्रोसेस करने जा रहे हों। तो क्षारसूत्र करते समय अब देखिए पेशेंट को क्षारसूत्र लगा रखा है, थोड़ा लग रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियसनेस उसको हो रही है, तो सीधे आप उसको द्रोड़ी में तो बिठा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो बैठने की स्थिति में ही नहीं होगा, उस समय तो हेड डाउन पोजीशन ही चाहिए। तो सबसे अच्छा आप एक गर्म पानी का फाया, एक स्पंज तैयार रखिए और उसको वहां पर रख दीजिए। उसको रखते ही पेशेंट कहेगा यस, वो बोलने लगेगा हाँ मुझे बेटर है, पेन उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अग्निगुण प्रधान मर्म है, आग्नेय मर्म है। तो उसमें जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका अग्नि तत्व कम होने लगता है। तो अग्नि तत्व कम हो रहा है तो उसको आपने अग्नि प्रक्रिया देनी है, हीट ट्रीटमेंट करना है, तो अग्नि तत्व सही बन जाता है, वो अपनी सही फॉर्म में आ जाता है और पेशेंट कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, यानी कि वो बुरी स्थिति से बच जाएगा। इसी तरह से कालांतर मर्म है। कालांतर मर्म में कौन सा आता है? जैसे क्षिप्र मर्म है, तल हृदय मर्म है, ये कालांतर मर्म है। इसी तरह से खटिक तरुण मर्म भी कालांतर मर्म है। तो ये मर्म जो है ये अग्नि सोमीय होते हैं, इसमें अग्नि तत्व भी है, सोम तत्व भी है। इसीलिए ये देखिए, इसीलिए इनको सद्य की श्रेणी में नहीं रखा है, क्योंकि सद्य मर्म आग्नेय ही होगा, अग्निगुण प्रधान होगा। ये अग्नि प्लस सोम है इसमें, तो इसलिए इसकी जो फैटल एक्शन है वो सद्य की तुलना में कम होगा, क्योंकि इसमें सोम तत्व भी है, जल तत्व भी है। इसी तरह से देखिए विशल्यग्न मर्म, विशल्यग्न मर्म को समझना थोड़ा उसके लिए डीपली सोचना पड़ेगा। देखिए विशल्यग्न देखने में तो लगता है सीधे, अगर हम अनुवाद देखते हैं तो सीधे अनुवाद करने में लगता है कि बस ठीक है, एक बाण लगा और अब जो बाहर नहीं आ रहा है वो विशल्यग्न है, कि बाण अगर अंदर गया तो वो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं खींच सकते। जैसे वेद में, ऋग्वेद में जो रुद्र का जो अस्त्र है वो विशल्य है, विशल्य अस्त्र है उनके पास। सीधा अर्थ वही है कि अस्त्र गया और अब बाहर नहीं आ रहा है। तो अब इसका अर्थ देखिए क्या है, जो हमने समझा इसका अर्थ, वो बड़ा विशिष्ट वर्णन के लिए विशल्यग्न। विशल्यग्न में किसको रखा है? दो ही मर्म रखे हैं केवल। कौन कौन से? स्थपनी और उत्क्षेप। स्थपनी जो मर्म है ये मर्म विशिष्ट मर्म है। ये भ्रुवोर मध्य, दोनों भ्रुवों के मध्य में, भ्रुवोर मध्य स्थपनी। ये किस चीज के लिए है? जैसे मेंटल डिजीजेज हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, इन सब के लिए ये मर्म है। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया है,
एकदम ठीक नहीं होगा, याप्य बीमारी है। तो यह है अर्थ विशल्यग्न का, जो कि रोगी के साथ साथ रोग चलेगा, यानी कि याप्य बीमारी हो गई है। तुरंत फलदायी इसकी सिद्धि नहीं होगी, तुरंत फलदायी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तुरंत फलदायी नहीं होगा, ये समय लगेगा। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह की बीमारियां वो विशल्यग्न मर्म के अंतर्गत हैं, और केवल 2 ही मर्म विशल्यग्न में हैं। अब इसी तरह से वैकल्यकर मर्म आ गया। वैकल्यकर मर्म में क्या है? सौम्य है वैकल्यकर मर्म। इसमें विकलता होगी, डिफॉर्मिटी होगी, जैसे जानू मर्म, जैसे कुरपर मर्म, जैसे विटप मर्म, जैसे अंश मर्म, अंश फलक मर्म, ये वैकल्यकर हैं। सब में विकलता हो रही है ना। अंश मर्म अगर डिफॉर्मिटी आ गई है तो अवबाहुक और तत्र बाहुओ स्वापशोषो तत्र स्तब्ध बाहुता। अंश मर्म का लक्षण क्या है? तत्र स्तब्ध बाहुता। देखिए बाहु स्तब्ध हो गई है, वैकल्यकर हो गया ना, बाहु बिल्कुल स्तब्ध हो गई है, कार्य नहीं कर रही है, तो ये वैकल्यकर मर्म हो गया। अंश फलक मर्म का भी यही कार्य है। इस तरह से, और जानू मर्म, कुरपर मर्म, देखिए टेनिस एल्बो से रिलेटेड है कुरपर मर्म, ये हो गया तो कुरपर आख्य कुणी हो जाएगा। कुणी का मतलब अब कार्य नहीं कर रहा है, कुंठित हो गया, कुरपर आख्य कुणी। तो इसी तरह से जानू भी काम नहीं कर रहा है, सारे शरीर का भार उसी ने सहना है। तो इस तरह से वैकल्यकर मर्म है। अब बचता है रुजाकर मर्म। तो रुजाकर मर्म क्या है? ये आग्नेय मर्म है, एज वेल एज ये वायव्य भी हैं। इसमें वात प्रीडोमिनेंस भी है रुजाकर मर्म में, और वैसे ये आग्नेय मर्म है। कौन से रुजाकर मर्म? जैसे गुल्फ मर्म, जैसे मणिबंध मर्म, जैसे कूर्च शीर मर्म, ये रुजाकर मर्म है। तो रुजाकर मर्म कहां काम आ रहे हैं आपके? केवल श्लोक रटने के लिए तो नहीं है, ये आचार्य ने उसके लिए तो नहीं बोला है। वो अगर आपको रुजा शरीर के किसी भाग में हो रही है, जैसे क्षिप्र मर्म रुजा को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी तरह से रुजाकर मर्म जो लिस्ट में शामिल हैं वो भी काम करेगा। तो गुल्फ मर्म से आप शेष रुजा को ठीक कर सकते हैं। तभी तो देखिए गृदृषि में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, वहां पर गुल्फ को आधार माना गया है, गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर सिरावेद बता रखा है आचार्य ने। यानी कि वो स्थान कितना इंपॉर्टेंट है, वो गुल्फ की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुल्फ मर्म है, वहां पर रुजाकर मर्म है, वो गृदृषि की रुजा को एकदम कम करेगा। इसी तरह से और कौन मर्म है जो वात से रिलेटेड है? देखिए क्षिप्र मर्म है, वात से रिलेटेड मर्म है, पेन सिंड्रोम से रिलेटेड मर्म है, जैसा हमने पहले भी बताया था। क्षिप्र मर्म हमने इसको अपनी बुक में वैदिक हेल्थ केयर सिस्टम में, और दूसरी बुक आयुर्वेदिक हीलिंग मेथड्स मर्म चिकित्सा, आयुर्वेदिक हीलिंग मेथड्स मर्म चिकित्सा, और पहली बुक जो हमने बताई वैदिक हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये वर्णन हमने उसमें मर्मों की कार्य सिद्धि या क्या उपादेयता है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या उसका सही अर्थ है, ये हमने उसमें बड़ा विस्तृत रूप में दिया है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमने ये प्रकाश डाला है। हाँ जी।